कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर क्विकली समझने की कोशिश करते हैं। तो ये चैप्टर है जब 1992 में कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी, मतलब यूएस और यूएसएसआर की जो टसल है अब खत्म है, क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका है और यूएस का पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया, सोल पावर बन चुका है अब यूएसए की हेगेमनी है। तो इस दौर में क्या होता है कि बाइपोलर वर्ल्ड से हम यूनिपोलर में आ गए हैं, लेकिन अब हम कहां बढ़ रहे हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड में। मतलब यूएस अब जो इतनी ज्यादा पावर दिख रही है, धीरे धीरे नई नई पावर्स का यहां पर क्या होगा, जन्म होना शुरू होता है जो यूएस के बराबर आ जाती है। जैसे ईयू, आसियान और चाइना की हम इसमें बात करेंगे। ईयू क्या है, यूरोपियन यूनियन, मतलब कई सारी यूरोपियन कंट्रीज का क्या है, ये ग्रुप है। ये कैसे बनता है, तो जैसे ही आपकी कोल्ड वॉर शुरू होती है, यूएस और यूएसएसआर क्या करते हैं, अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यूएसए क्या करता है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ नाटो साइन करता है और ये वो उनका पार्ट बन जाती है। और इस तरीके से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री क्या करती है, यूएसए से मदद मांगती है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, मदद करो। तब अमेरिका क्या करता है, तो अमेरिका यहां पर भेजता है मार्शल प्लान। और जो सर मार्शल है वो क्या बताते हैं कि आप सभी कंट्री को एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, क्योंकि अकेले अकेले ग्रो करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या बनाते हैं, 1948 में ओईसी बनाते हैं। अब ये इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि इसके साथ में पॉलिटिकली भी ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है और काउंसिल बन जाती है। फिर 1957 में ये ईईसी बना लेते हैं और उसके साथ में पार्लियामेंट भी बन जाती है। और उसी के साथ में जब 1992 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो आपकी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री भी किसका पार्ट बन जाती है, आपका ईईसी का। तो तब फॉर्मेशन होता है 1992 में ईयू का, और ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाती है यूएसए के बाद में। देखो कितने बराबर आ गए। अब हम आसियान की बात करते हैं। तो ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये क्या है, तो देखो जापानीज और आपके यूरोपियन की कॉलोनीज हमेशा रहा आपके एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री। तो ये हमेशा से, जैसे आपका ईयू का मकसद क्या है, इकोनॉमी को बढ़ाना, यहाँ इनको कल्चरली भी डाइवर्ट करना है, इनको नेशन बिल्डिंग भी करनी है, इनको कल्चरली भी खुद को डेवलप करना है। तो आसियान का फॉर्मेशन होता है कैसे, पहले आपकी एशियन कंट्री जो है वो इंडिया से भी पूछती है, सबसे पूछती है, लेकिन सब मना कर देते हैं। बैंडन कॉन्फ्रेंस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, कुछ नहीं होता है। तब ये 5 कंट्री मिलके इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और आपका यहाँ पर क्या है, फिलीपींस, ये क्या बनाते हैं, आसियान का फॉर्मेशन कर लेते हैं 1968 में। और इसके बाद 5 और कंट्रीज को ऐड करते हैं कुछ टाइम बाद में, और 10 कंट्रीज का आसियान बन जाता है। ये अपने आप को इकोनॉमिकली, कल्चरली सब तरीके से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट चाइना की बात करते हैं। 1948 में जब चाइना अपने आप को इंडिपेंडेंट हो जाता है और माओ यहाँ पे रूल करने लगते हैं, तो ये यूएसएसआर के मॉडल को अपनाते हैं, मतलब कम्युनिज्म, सोशलिज्म, तो सब कुछ क्या होता है, गवर्नमेंट के हाथों में होता है। लेकिन धीरे धीरे ग्रो करके ये नीचे चले जाते हैं। तब ये 1970 से इकोनॉमिक चेंजेस लेके आते हैं। 1972 में यूएस के साथ थोड़ी सी दोस्ती करते हैं। उसके बाद में ये 1978 तक अपने आप को फुल्ली ओपन डोर इकोनॉमी कर लेते हैं। मतलब पहले ये एग्रीकल्चर को प्राइवेट करते हैं, फिर ये इंडस्ट्रीज को प्राइवेट करते हैं, न्यू इकोनॉमिक जोन्स लेके आते हैं, और इस तरीके से ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि 2040 तक यूएस को भी पीछे छोड़ देगा चाइना।